हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सीडीपी की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन है। पूरी क्लास ध्यान से देखना है और जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। सीटेड दिसंबर 2023 के नाम से प्ले लिस्ट होगी, उसमें आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ओके, चलिए बताएंगे सब लोग। वॉइस क्लियर आ रही है? और यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। डेली मॉर्निंग में आपकी 9 बजे क्लास होती है, दोपहर में 2:30 बजे क्लास होती है एंड शाम को 7 बजे क्लास होती है। तो मॉर्निंग वाली क्लास नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको जो भी अपडेट रहेंगी एंड जो भी क्लासेस की पीडीएफ रहती हैं वो फ्री में आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। ओके, चलिए सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। इस बार सीटेट एग्जाम, यूपी टेट एग्जाम को पास करना है तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। पहला प्रश्न क्या है? चिंतन प्रक्रिया में किसका समावेशन जो है नहीं होता है? संवेदना का, प्रत्यय निर्माण का, या अप्रत्यक्षीकरण का, या पूर्व अधिगम स्मृति का? बताइए, पहला का जवाब दीजिए सब लोग। चिंतन प्रक्रिया में किसका समावेशन नहीं होता है? तो यहां पे देखना, संवेदना का समावेशन होता है, प्रत्यय निर्माण का होता है, पूर्व अधिगम स्मृति का होता है, अप्रत्यक्षीकरण का समावेशन नहीं होता है। पहला का जितने भी लोग यहां पे बी जवाब दिए थे उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान, इसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है। यह कथन दिया गया है आलपोर्ट के द्वारा, या ड्रेवर के द्वारा, या बिग एवं हंट ने, या वुडवर्थ ने। दूसरा का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। व्यक्तित्व जो है किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान, इसकी जो है समस्त विशेषताओं के योगों को व्यक्त करता है। यह कथन दिया है बिग एवं हंट के द्वारा। यहां पे दूसरा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बंडूरा के अनुसार अधिगम के चरण हैं प्रत्यक्षीकरण, या अनुकूलन, या स्मरण, या उपयुक्त सभी। बताइए, बंडूरा के अनुसार अधिगम के चरण हैं तो यहां पे आपका हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण भी हो जाएगा, अनुकूलन भी हो जाएगा, स्मरण भी हो जाएगा। ओके, पुनर्बलन भी होता है। ठीक है, तो यहां पे उपयुक्त सभी आपके सही हो जाएंगे। बंडूरा के अनुसार अधिगम के ये तीनों चरण है आपके। एक मैंने आपको और बता दिया, पुनर्बलन। ओके, चलिए बहुत अच्छे। अभिवृत्ति मापन की अप्रत्यक्ष विधि है प्रत्यक्ष प्रश्न विधि, या अवलोकन विधि, या स्केलिंग विधि, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, अभिवृत्ति मापन की अप्रत्यक्ष जो है विधि है। चौथा का जवाब दीजिए सब लोग। अभिवृत्ति मापन की अप्रत्यक्ष विधि है स्केलिंग विधि, यहां पे आपका हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुपर ने रुचि को जो है कितने भागों में बांटा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुपर ने रुचि को कितने भागों में बांटा? 3, 5, 4, 6। तो टोटल यहां पे कितने भागों में बांटा गया है रुचि को? यहां पे 4 भागों में बांटा गया है। 5 का यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वो कौन कौन सी रुचि है? जैसे आपका प्रदर्शित रुचि हो गया, अभिव्यक्त रुचि हो गया, आकलित रुचि हो गया, और सूचित रुचि हो गया। 5 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुरस्कार है कि पुरस्कार क्या है? कृत्रिम जो है अभिप्रेरक, या स्वाभाविक अभिप्रेरक, या ए व बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। पुरस्कार है क्या? कौन सा अभिप्रेरक है? तो पुरस्कार जो है कृत्रिम अभिप्रेरक है। यहाँ पे 6 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूर्ण जो है दृष्टिबाधित छात्र के उपयुक्त होता है। पूर्ण दृष्टिबाधित छात्र के उपयुक्त होता है ब्रेन लिपि, या भ्रमण विधि, या ए व बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान से प्रश्न को पढ़ना आप लोग। पूर्ण जो है दृष्टिबाधित छात्र जो होते हैं उनके लिए उपयुक्त क्या होगा? ब्रेन लिपि तो होगा ही होगा। अब आपको यह बताना है कि भ्रमण विधि होगा कि नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल। जो अंधे यानी कि जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं उनको जो है भ्रमण विधि के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा सकता है। तो ए व बी आपका दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। सृजनशीलता के स्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? ए टेलर, डब्ल्यू वुंट ने, या फ्राइड ने, या क्रो एंड क्रो ने? सृजनशीलता के स्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने?
सृजनशीलता के स्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? ए टेलर ने किया था। 8 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? कैटल, बिने, टर्मन, स्टर ने। बताइए, मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? स्टार लगा के नोट कर लेना। सारे के सारे आज मैं कंटेंट वाले क्वेश्चन करवाने वाला हूं। पूरे आपके जो है कंटेंट वाले क्वेश्चन होंगे, पेडागॉजी के प्रश्न होंगे इसमें, आज केवल कंटेंट वाले होंगे सीडीपी के। तो मानसिक परीक्षण शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले किया गया था वो किया गया था कैटल के द्वारा। किसके द्वारा? कैटल के द्वारा किया गया था। 9 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब किया गया था? 1890 में। अगला प्रश्न, पियाजे के जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बौद्धिक विकास की अवस्थाओं में सरलतम मानसिक सक्रिय अवस्था है संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? बताइए सभी लोग, 10 का जवाब दीजिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बौद्धिक विकास की अवस्थाओं में सरलतम मानसिक संक्रिय अवस्था है कौन सी? तो वो अवस्था है संवेदी गामक अवस्था। 10 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से जो है ब्रूनर की कौन सी अवस्था के लगभग समरूप है? क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक, सक्रियता, या संकेतात्मक? 11 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर देंगे सब लोग। पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से ब्रूनर की कौन सी अवस्था के लगभग समरूप है? तो ये है प्रतिबिंबात्मक अवस्था के लगभग समरूप है। 11 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पियाजे के जो है नैतिक विकास के अंतर्गत यथावत आज्ञा पालन से संबंधित स्तर, नैतिक यथार्थता, या नैतिक समानता, या नैतिक निर्णय, या नैतिक सापेक्षता? बताइए, 12 का जवाब दीजिए सब लोग। 12 का राइट आंसर क्या होगा? पियाजे के नैतिक विकास के अंतर्गत यथावत आज्ञा पालन से संबंधित स्तर है, तो वो आपका है नैतिक निर्णय। यहाँ पे 12 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्जियाह पेंजू निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि से, या संवेगात्मक बुद्धि से, या आध्यात्मिक बुद्धि से, या सामान्य बुद्धि से? मार्जियाह पेंजू निम्न में से किससे संबंधित है? यह संबंधित है संवेगात्मक बुद्धि से। 13 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विचारों की अनुक्रमणीयता पियाजे की जो है किस अवस्था की मुख्य विशेषता है? संवेदीगामक अवस्था की, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? 14 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर देंगे सब लोग। विचारों की अनुक्रमणीयता पियाजे की किस अवस्था की जो है मुख्य विशेषता है? तो यह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। 14 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रोत्साहन के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन? प्रोत्साहन के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन? तो वो हैं बोल्स तथा कोपमैन। 15 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहले जो है संवेगात्मक व्यवहार होता है, तत्पश्चात संवेगात्मक अनुभूति या संवेग के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? जेम्स लांजे सिद्धांत, कैनन वार्ड सिद्धांत, लीड स्ले संक्रियण सिद्धांत, या संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत? 16 का राइट आंसर देंगे सब लोग। पहले जो है संवेगात्मक व्यवहार होता है, तत्पश्चात संवेगात्मक अनुभूति या संवेग के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? ये आता है डियर जेम्स लांजे सिद्धांत के अंतर्गत। यहाँ पे 16 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्रों की गलतियां किसकी ओर इंगित करती हैं? सामाजिक आर्थिक स्तर की ओर, या अभ्यास की आवश्यकता की ओर, या वे कैसे सीखते हैं, या सीखने का अभाव? 17 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को अगर आप लोग लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, फटाफट 50 लाइक कंप्लीट कर दो। छात्रों की गलतियां ये जो है अभ्यास की आवश्यकता की ओर इंगित करती हैं। किसकी ओर? अभ्यास की आवश्यकता की ओर। अगला प्रश्न है, उसु बेल के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने के कितने प्रकार होते हैं? 4, 5, 3, 2? तो टोटल होते हैं 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगला प्रश्न, करके सीखना किस शिक्षण विधि पर आधारित है? मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, या क्रियात्मक विधि, या सहयोगात्मक अध्ययन विधि? 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी को। एक बार फिर से गुड इवनिंग भाई। करके सीखना किस शिक्षण विधि पर आधारित है? ये आधारित है क्रियात्मक विधि पर आधारित है। किस शिक्षण विधि पर? क्रियात्मक विधि पर आधारित है। यहाँ पे 19 का जो आपका आंसर सही होगा बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किलपैट्रिक द्वारा जो है प्रतिपादित शिक्षण विधि है परियोजना विधि, या समुदाय विधि, या क्रियात्मक विधि, या कहानी विधि? बताइए, किलपैट्रिक द्वारा प्रतिपादित शिक्षण विधि है कौन सी? 20 का जवाब दीजिए, फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग।
किलपैट्रिक द्वारा प्रतिपादित शिक्षण विधि है? तो वो है परियोजना विधि। कौन सी है? परियोजना विधि है। अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षकों की विशेषता होती है? प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षकों की विशेषता होती है विनम्र स्वभाव या ईर्ष्या मुक्त स्वभाव या ए व बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षकों की विशेषता होती है ए व बी दोनों होती है। 21 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बालक जो है ये ऐसे को जो है सा लिख देता है तो वह किस प्रकार से ग्रसित है? इसे हम सा भी पढ़ सकते हैं। ये सा को इस तरीके से सा लिख देता है तो वो किस प्रकार से जो है ग्रसित है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया या हाइपरलेक्सिया या आक्सिया। देखिए, अधिगम जो विकार है इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। एक से क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे डिस्ग्राफिया हो जाएगा। जहाँ पे लिखने की बात आ जाए तो वहाँ पे होता है डिस्ग्राफिया, ठीक है। डिस्कैलकुलिया जहाँ पे पूछे तो वहाँ पे गणितीय विकार जहाँ पे आ जाए तो वहाँ पे डिस्कैलकुलिया होता है, ओके। डिसलेक्सिया अगर पूछे तो लिखने से होता है। क्या होता है? लिखने से, मतलब पढ़ने से कोई भी त्रुटि करे तो वो आपका डिसलेक्सिया होता है, ठीक है। अगर लिखने में तो डिस्ग्राफिया हो जाएगा। डिसमोर्फिया पूछे तो जहाँ पे जैसे शारीरिक भ्रम वाली स्थिति होती है। एक छोटा बच्चा है, वो दो पक्षी को देखता है, एक जैसे मुर्गा देख लिया, वो कह रहा है कि ये कबूतर है, मतलब शारीरिक भ्रम वाली जो स्थिति हो जाती है उसको क्या कहते हैं? डिसमोर्फिया कहते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षा भारतीय संविधान की किस सूची में है? राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्र सूची या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है, ओके। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, पाठ्य चर्चा संबंधित है किससे? पाठ्य चर्चा संबंधित है शिक्षण पद्धति तथा विषय वस्तु से या संपूर्ण विद्यालय कार्यक्रम से, मूल्यांकन तथा परीक्षण से या पाठ्य सामग्री से। 24 का जवाब दीजिए, फटाफट आंसर करेंगे भाई सभी लोग। पाठ्य चर्चा संबंधित है किससे? ये संबंधित है संपूर्ण विद्यालय कार्यक्रम से। 24 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अतीत की अनुक्रियाओं के आधार पर नई परिस्थितियों में अनुक्रिया करना सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? प्रभाव नियम, अभिवृत्ति नियम, तत्परता नियम या सादृश्यता नियम। 25 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो अतीत की अनुक्रियाओं के आधार पर नई परिस्थितियों में अनुक्रिया करना सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? ये आता है, नोट कर लेना, प्रभाव नियम के अंतर्गत आता है। किसके? प्रभाव नियम। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास हेतु सबसे उपयुक्त स्थान है कौन सा? खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा वातावरण, सभागार या घर एवं परिवार। बताइए, संज्ञानात्मक विकास हेतु जो है सबसे उपयुक्त स्थान है कौन सा? तो वो आपका है विद्यालय एवं कक्षा वातावरण, ठीक है। चलिए, सामाजिकरण है। सामाजिकरण क्या है? सामाजिक मानदंड बनाना, सामाजिक वातावरण के अनुसार अनुकूलन तथा समायोजन, सामाजिक मानदंडों का पालन या सामाजिक मानदंडों के विपरीत व्यवहार करना। तो समाजीकरण है सामाजिक वातावरण के अनुसार जो है अनुकूलन तथा समायोजन। 27 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक बच्चा पहली बार स्कूल आता है, आप एक कुशल शिक्षक होने के नाते किस विषय वस्तु का चयन करेंगे? प्रिय मित्र, पड़ोस, परिवार, विद्यालय। परिवार का चयन करेंगे हम, ठीक है, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, एक बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है तथा वास्तविक आयु जो है उसकी 10 वर्ष है, तो बालक क्या होगा? प्रतिभाशाली होगा या सामान्य होगा या श्रेष्ठ या मूढ़? तो ये जो IQ है कैसे निकाला जाता है? देखिए, इसका फार्मूला होता है बुद्धिलब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। तो यहाँ पे मानसिक आयु कितनी है? 15 है, और यहाँ पे वास्तविक आयु कितनी है? 10 है। यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो यहाँ पे कट कर लीजिए, 10 धम्मा 100 हो गया। तो 15 का जब हम 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 150। अब जिसकी बुद्धिलब्धि जो है 150 होगी तो वो बच्चा जो होगा प्रतिभाशाली होगा। क्या होगा? प्रतिभाशाली। 140 प्लस जिसकी IQ होती है वो क्या होता है? प्रतिभाशाली होता है, ठीक है। 60-70 जो होता है वो मंद बुद्धि बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, भाषा कौशल का सही क्रम है कौन सा? भाषा कौशल का सही क्रम कौन सा है? बताइए सब लोग। तो इसमें ये वाला हो जाएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ओके। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की CDP की क्लास। कैसी लगी क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। कुछ भी डाउट्स है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये तो इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज की क्लास के बारे में फीडबैक अपना ज़रूर देना।
क्लास कैसी लगी जरूर बताना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।